क्रेडिट नोट्स, द सर्कुलर इज विड्रॉन। सो उतना ही करना जितना रिक्वायर्ड है, राइट? सो कमिंग टुवर्ड्स इट, न्यू लेसन बीइंग टॉट। वेलकम सर। चलिए पार्ट 3 हमारा डील करता था मेजर चेंज। सर कैसे करें बाइफिकेट इनटू इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस। मैंने अपनी ऑफिस की एक लड़की सीए है, शी वाज वर्किंग विद मी, शी पुट अ रॉन्ग फिगर इन दिस कॉलम। उसने जब डिवीजन किया ना तो वो डिवीजन 3B वाला नहीं दिया, एक्चुअल बुक्स का दे दिया। तो आई सेड कि ये डिवीजन 3B का आ रहा था, तुमने चेक करो सारे GSTR 9 किस किस में ये गलती कर दी है। तो when I read this point is finished now. You are not required। हम भी क्या करते थे, जब बहुत ढूंढ लिया कुछ ना मिला तो इनपुट में डालो। This is what we checked to the last, but when it is not feasible, we are एक sufficient amount मिल गया तो क्या करते थे, इनपुट में डाल। वो कहते सारा ही इनपुट में डाल। Put every figure in input. Table 6 finish. Are you getting? You need not to bifurcate into capital goods. You need not to bifurcate into this input and input services. Next change. Here, trans credit का तो चलिए ये तो अभी still there. This table number 7. This table is finished. This table is finished. इसमें सिर्फ कॉलम नंबर 7F एंड 7G छोड़े। ट्रांस क्रेडिट, अगर आपने ट्रांस क्रेडिट के कोई रिवर्सल किए हैं तो वो पर्टिकुलर कॉलम में डालने मैंडेटरी है, अदरवाइज द फुल विल गो इन H। द फुल विल गो इन H। आर यू गेटिंग? सर मैं एक काम करूं, चलिए मैं इस टेबल पे एक अमेंडमेंट है, इस टेबल पे एक अमेंडमेंट है, दैट अमेंडमेंट इज स्टिल रेलेवेंट, जो 3 जुलाई की नोटिफिकेशन और उससे पहली जून की नोटिफिकेशन में आई हुई है। आई विल कम बैक टू दिस टेबल वंस अगेन, दैट इज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। चलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। अगर मैंने मेरे क्लाइंट ने एक ITC लिया, मुझे पता लग गया कि ITC नहीं मिलना चाहिए था, कार का ही समझ लीजिए, उसने नहीं डाला, अब मुझे उसका क्रेडिट कम कराना है, लायबिलिटी बढ़ानी है, मैं कर सकती हूँ 9 में? यस, हम लायबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहले हम सोचते थे टेबल 7 को यूज किया जाए, उसके नोटिफिकेशन ने कह दिया नो, आपने अगर उसका 2 लाख का क्रेडिट डिनाई करना है टेबल 7 यूज नहीं करोगे, क्योंकि टेबल 7 में वही डाटा आएगा जो 3B में जा चुका है। वो 2 लाख 3B में इनएलिजिबल में नहीं गया, तो क्या करना है, इसको टेबल 4 में जाके आउटपुट लायबिलिटी में ऐड करना। आपके क्लाइंट ने 2 लाख का ITC बुक किया, जो आपके अकॉर्डिंग या तो खाने पीने का था, या वॉलमार्ट का था, या डीमार्ट का था, या किसी अन्य। मेरे क्लाइंट तो ऐसे भी थे 3-3, 4-4 लाख का क्रेडिट था जो शॉपिंग का उनके 2A में आ रहा। They booked it. They booked it. So I want to deny that credit. मैं यहाँ नहीं कराऊंगी, ITC में नहीं आएगा, वो टेबल नंबर 4 में आउटपुट लायबिलिटी में ऐड होगा। क्या होगा, आउटपुट लायबिलिटी का टैक्स बढ़ जाएगा, टेबल 9 में टैक्स कम होगा, डिफरेंस टेबल निकलेगा, टू बी पेड थ्रू DRC 03 in cash. So this is one of the major change, or we must keep it in mind. I hope everybody is clear about this point. Sir, the clarification says, I will come to the clarification. मैं अभी बढ़ाऊंगा। सर क्यों करेंगे, इनपुट में कोई कॉलम ही नहीं दिया। टेबल नंबर 6 3B का बाइफिकेशन, टेबल नंबर 7 3B का। सर वो रिवर्सल्स जो 3B में दिखाए हुए हैं, वो क्रेडिट तो मेरे असेसी ने लिया हुआ है, मुझे एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, एज अ पर्सन हु इज फाइलिंग GSTR 9, आई से ये क्रेडिट नहीं मिलना, इसमें नहीं है। किसमें सर? सर रिटर्न में गया है 17.5। टेबल 7 में सिर्फ वो डाटा आना है जो GSTR 3B में गया हुआ है। बिल्कुल, मैं सर जो मैं ड्राइव कर रही हूँ वो अभी आएगी नोटिफिकेशन।
material was issued before the clarification by the government. Let me come. Sir, let me come to it. Exactly. Sir, बिल्कुल आई. Let me come to the clarification issued by the government. बिल्कुल सर, आने दीजिए. Let me come to the clarification issued by the government. चलिए, मैं clarification पे आऊंगी within 5 minutes sir. Now, table 8, sir, this table 2A से मैचिंग, इसमें भी उन्होंने ऑप्शनल कर दिया. लेकिन ऑप्शनल कैसे किया है? वो कहते हैं यहाँ डाटा देना चाहते हो दे दो, अदरवाइज क्या करो, इसके कॉलम 8 B C D है, इसका अलग से नोट करके एक PDF बनाओ. जब 9C अपलोड करोगे ना, absurd सी प्रोविजन बट आई विल कम टू इट, इसको 9C की अटैचमेंट में डालो, CA सर्टिफिकेशन नहीं मानी जाएगी उसके ऊपर, बट वो आप उसमें अपलोड कर दो. दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन गिवन. और वैसे भी प्रेस रिलीज आ चुकी है गवर्नमेंट की, द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन टेबल 8 इज फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पसेस ऑफ द गवर्नमेंट. सो दोनों चीजें आ गई हैं. ऑप्शनल अभी भी कर दिए. ऑप्शन कैसे दिए? PDF बनाइए, इस हिस्से का GSTR 9C के साथ अटैचमेंट में लगाइए, CA सर्टिफिकेशन नहीं है उसके ऊपर, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा. थैंक यू. इज इट क्लियर? चले आगे. नेक्स्ट. नाउ ये सर वैसे ये इस टेबल की बात कर रही थी मैं, बट नोटिफिकेशन पे अभी आऊँ. जब हम उसको वहां टेबल 4 में ऐड करेंगे ना, यहाँ टैक्स पेबल बढ़ जाएगा. आर यू गेटिंग? यहाँ जब टैक्स पेबल बढ़ जाएगा, यहाँ पे टैक्स पेड थ्रू 3B कम होगा, मेरी लायबिलिटी निकल आएगी, which I am required to pay through GSTR 3. Is it clear? There is a particular notification supporting it. We will come to it. This is as it is. इसमें भी सर ऑप्शनल किया है टेबल 12 एंड 13. वैसे भी बता दूं, जो हमारा ये टेबल था, ये टैक्स पेड, इसमें सिर्फ 10 और 11 का इफेक्ट आता था बेसिकली, 11-12 का इफेक्ट नहीं आता था. 12-13 है वो उन्होंने ऑप्शनल कर दिया. इज इट क्लियर? सो कल की जो रात की नोटिफिकेशन है ना, वो सिर्फ 2 चेंजेस लेके आई है. एक ये फॉर्म में रेलेवेंट चेंजेस 18-19 के कर दिए, मतलब जहां 17-18 लिखा था वहां 18-19 ऐड कर दिया. फॉर द ईयर लिखा था, फॉर द ईयर 17-18, 18-19 कर दिया. बस, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, बहुत सारे पेजेस में रन करती है, क्रक्स इतना ही है. सेकेंड चेंज जो किया वो ये किया, आधे से ज्यादा फॉर्म ऑप्शनल कर, सिंप्लीफिकेशन, जहां डाउट से वो खत्म कर दिया. चलिए नाउ सर, ये तो पोर्शन ही खत्म कर दिया. टेबल नंबर 15, 16, 17, 18 नो मोर ऑप्शनल. ऑप्शनल में आप भरेंगे, मेरे पास डाटा होगा ना, इवन देन आई विल बी रिलक्टेंट एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी. आर यू गेटिंग? मैं ये नहीं, मैं वर्किंग नहीं करूँगी, वर्किंग तो मैं करूँगी, सेव करूँगी, 9C मुझे करना है, बट मैं फर्निश नहीं करूँगी. यही करते हैं, उतनी इंफॉर्मेशन देते हैं डिपार्टमेंट को जितनी जरूरी है. सो दिस ऑल टेबल्स आर नाउ नो मोर. चलिए, ये सारी इंस्ट्रक्शंस पहले मैं केस स्टडी कराऊंगी, फिर सर वाले इशू पे आऊंगी. सर एक बारी इसी फॉर्म की इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए. जस्ट गो थ्रू दिस इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन इन रेड. वैसे मैं पूरी इंस्ट्रक्शन पे भी आऊंगी, बट स्टिल रीड इट. आई रीड इट एज वर्ड बाय वर्ड फॉर यू. इफ द amount stated in table 4D of GSTR 1 was not included in 3B, then no entry should be made in table 7E of GSTR 9. However, if amount is mentioned in 4D was included in table 4 of 3B, then this entry will come. It is here also linking with 3B. अब एग्जैक्ट वर्डिंग जो मैं कह रही थी उसके ऊपर हम अभी आएंगे, which is
given in the clarification by the government, right? चलिए कर ले थोड़ी सी केस स्टडीज, फॉर्म रिवाइज कर ले, FAQs प्लीज रीड कर लेंगे हम इसको इंस्टेड ऑफ डीलिंग इट हियर। लेट फाइलिंग फीस क्या है, ये सब क्या है। चलिए लेट्स डू दिस केस स्टडी। We want to do it or we want to skip it and move to 9C? चलिए फटाफट से हम ये इंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। देयर इज अ मिक्स्ड व्यू। चलिए इनवॉइस की डेट थी 7/7। आंसर आप लोगों से चाहिए। इट इज वेरी गुड व्हेन द क्वेरीज कम because at least we all are listening and we are enjoying the session, right? वो तो चलो बात की बात है कितना enjoyment था और कितना मुझे बाद में गालियाँ निकालेंगे, that's a separate thing, but let's come to it. Document date is 7/7, reported in GSTR 1 August, amendment in May 18, amendment in GSTR 1 May 18। बताइए कौन से टेबल में आएगा quickly? सर इनवॉइस ओरिजिनली जा चुका था, सबसे पहले टेबल 4 में आएगा और उसकी अमेंडमेंट टेबल 10 में। क्यों अमेंडमेंट हुई है, सॉरी अमेंडमेंट हुई है मई 2018 में, अप्रैल 2018 के बाद। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सर इसमें ना बहुत वैलिड पॉइंट है, इसलिए मैं केस स्टडी करा रही हूं। मुझसे मेरा क्लाइंट पूछता है या चार्टर्ड से कई बार दे आस्क द क्वेरी, GSTR 3B और GSTR 1 एक में अमेंडमेंट मार्च से पहले कर दी थी, दूसरे में अमेंडमेंट मार्च के बाद की है, तो किसका 4 में डालूं किसका 5 में डालूं? आर यू गेटिंग? वो कहता है अमेंडमेंट मेड इन द इनवॉइस आफ्टर मार्च, कहता है एक में तो मार्च से पहले ही कर दी थी। सर द आंसर द क्रक्स इज 3B, टैक्स ड्रिवन। टैक्स किसमें पे होता है? अमेंडमेंट अगर 3B में, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस केस स्टडीज, दैट इज व्हाई आई पुट इट हियर, बट शॉर्ट में इलैबोरेट कर दिया। 3B में अगर आपने अमेंडमेंट मार्च के बाद करी है तो टेबल नंबर 5, और अगर 3B में मार्च से पहले करी है तो इट इज 3B ड्रिवन, नॉट GSTR 1 ड्रिवन। दिस थिंग विच आई एम सेइंग यू, ये पहले इंस्टीट्यूट के व्यू पे और हमारे व्यू पे बेस्ड थी, जिसको गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन वाइज क्लियर कर दिया। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सो वी कैन स्किप दिस। और सर ये भी देख लीजिए, जो इनवॉइस आज तक कहीं नहीं दिखाया वो कहाँ दिखाना है? टेबल 4 में। टैक्स टेबल बढ़ जाएगा, DRC 03 के थ्रू पे कर देंगे। ये वही है, मेरा जो भी होगा वो 3B ड्रिवन होगा, GSTR 1 में जब मर्जी किया। Is it clear? Now, ये examples we have all done and you can go through it yourself. Now let's move further. I am directly coming to the changes which have been made. ये आपका 9C से related है, I will come to it later on. पहली प्रेस रिलीज जो आई 3 जून 2019 को, क्या क्या क्लैरिफिकेशन? सर प्लीज पे अटेंशन टू द क्लैरिफिकेशन, ऑल योर इश्यूज एंड क्वेरीज आर बेस्ड अपॉन इट। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन 2A एज ऑन, आप में से कईयों ने नोट किया होगा जो 2A की इंफॉर्मेशन थी वो GSTR 9 में गलत आ रही थी। उसके कई कारण थे, कई पॉइंट्स थे। एक तो वो 1/5/2019 तक अमेंडेड ले रहा था और उसमें कई जगह ये भी क्राइटेरिया था कि वो ड्यू डेट वाले उठा लेता था, बाकी छोड़ देता था। Are you getting? So उन्होंने वैसे भी, अब ये कॉलम क्या हो गया? ऑप्शनल। So ज्यादा टाइम इससे नहीं लगाएंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई शैल बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम, सर वो वहां ना सितंबर 2018 था, तो ये क्लैरिफिकेशन आई थी कि उसको सितंबर 2018 नहीं पढ़ना, मार्च 2019 पढ़ना है, ड्यू टू ROD issued in 2018, right? Particulars of the transaction for financial year 17-18 declared in the return shall be in the point declared in, ये हमें पता ही है। Such particulars may contain details of amendment furnished in table 10N। सर ये भी वही कह रहे हैं, वहां पे भी मार्च 19 को रीड करना, राइट? इट में सर ये मैंने बता दिया,
कर चुकी है। सर एक्ट में आरओडी आया था ना 2/2018। आरओडी को हम we say कि government uses its power which is given in the law itself. So that is why that has to be read as March rules. It is as per the act, nothing is outside the act, right? Now, for any additional outward liability which was not declared by the registered person in form 1 and 3B, sir, पहली क्लैरिफिकेशन उसी पॉइंट पे, आई होप सो, किसकी क्वेरी थी सर वो? आपकी थी ना? दिस इज फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट लेके आई, सेकेंड टाइम दोबारा लेके आई है, अभी पढ़ा राइट? एक बार फिर से आई 3 जुलाई को भी दोबारा पढ़िए इसको। एनी एडिशनल आउटवर्ड सप्लाई विच वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, इस पे भी आते हैं, अगले में भी आएंगे। अभी इसमें किसकी बात कर रहे हैं? आउटवर्ड सप्लाई की। अभी हम देखेंगे वो इनवर्ड की भी बात करेगा। Any additional outward supply which was not declared in form GSTR 1 and 3B shall be declared in part 2. सर कई लोगों को दिक्कत थी कि DRC 03 तो 9 भरने के बाद फाइल होता है, तो मैं ऊपर दिखाऊं कि ना दिखाऊं? गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, जिसके ऊपर टैक्स पेबल थ्रू DRC 03 है उसको पार्ट 2 में दिखाना है, राइट? टैक्स पेबल एंड पेड का डिफरेंस 9 नंबर कॉलम में आएगा और वो आपको किससे पे करना है? GSTR DRC 03 से। चलिए, मैनी टैक्स पेयर हैव, सर ये मैंने बता दिया है कि ऑटो पॉपुलेटेड डाटास में फर्क है, तो वो कहते हैं हमने आपकी सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया था, आपको फर्क लगता है तो आप उसको एक्चुअल डाल लीजिए। और वैसे भी वो डाटा कहाँ से पिक कर रहे हैं? GSTR, और हमारा डाटा कहाँ से फ्लो करना है? 3B से, राइट? मैनी टैक्स पेयर हैव रिप्रेजेंटेड, सर ये भी जब हमारा लास्ट सेमिनार हुआ था, कई लोगों को शायद जिन्होंने नहीं लगाया या नहीं रिलेट कर पा रहे, बिकॉज मुझे 9C कवर करना है, सो आई एम डूइंग इट इन अ बिट क्विक वे। हमने तब कहा था 6C में ना कॉलम नहीं है, अप्रैल से मार्च तक था, वो फॉर्म में गलती थी, उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं सारा ही 6C में डाल दो इंपोर्ट्स का। अब इसका कोई रेलेवेंसी नहीं इतना खास रहा, राइट? पेमेंट्स मेड थ्रू DRC 03 रिलेटेड टू एनी सप्लाई, पहले ही बता चुकी, DRC 03 से जो पे करना है वो 9 का पार्ट बनेगा। क्लियर? बिकॉज दिस व्यू वाज आल्सो देयर इन द इंस्टीट्यूट मटेरियल, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। टू कवर दैट अप गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया बनना है। 9C का तो 9 हाँ जी सर, विल नॉट भी आया ना, अगली नोटिफिकेशन में विल भी आया, राइट? Sorry, all taxpayers are required to file to avoid the last minute rush, ये सब के नीचे होता है। कल भी था very very important notification 3/7/2019 प्रेस रिलीज जो है, I will come to it। लीजिए, विद दिस वी विल ओवर विद द नाइट, ठीक है? क्योंकि कल की नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको साथ साथ बता दिया क्या ऑप्शनल कर दिया गया है, और व्हाट्सएप पे एक बहुत छोटा सा सुंदर सा मैसेज भी घूम रहा है सुबह से, ऑप्शनल 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 ऑप्शनल। ये टेबल ऑप्शनल हो गए, देख भी लिया हमने, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन डालनी थी ऑप्शनल कर दी। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज। DRC 03 के थ्रू जो भी अमाउंट भरेंगे उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। क्लैरिफाइड? इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, पेनल्टी की लायबिलिटी नहीं आएगी। सेकंड, रिफंड ऑफ एक्सेस। सर पर्सन कहता है मैंने 2 गलतियां की हो सकती है, या तो टैक्स कम पे कर दिया या टैक्स ज्यादा कर दिया। कहता ज्यादा कर दिया कोई बात नहीं, एक्चुअल लायबिलिटी दिखा दो, टैक्स पेबल कम निकलेगा 9 में, टैक्स पेड ज्यादा निकलेगा। अगर आपका टाइम पीरियड फॉर रिफंड है तो रिफंड अप्लाई करो। इन्वर्टेड ड्यूटी का टाइम पीरियड 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अभी मार्च 20 तक भी उसके अप्लाई हो सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट का होता है वो रेलेवेंट डेट से 2 इयर्स है, वो एक्सपायर हो गया होगा। सो इट डिपेंड्स, आपका रिफंड का टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी गलती क्या हो सकती है? टैक्स पे कम किया होगा। कम किया होगा तो क्या करेंगे? पढ़े जरा इसको, वर्ड बाय वर्ड पढ़े। फर्दर सर
काइंडली पे फोकस टू दिस पॉइंट एंड नाउ सी, ये वही कह रहा है, आई माइट हैव इंटरप्रेटेड इट रॉन्ग। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी रिवर्स और अवेल थ्रू द एनुअल रिटर्न, नहीं कर सकते ना, यानी इनपुट के कॉलम्स को ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। टेबल 6, टेबल 7, टेबल 8 ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। If taxpayer themselves liable for reversing any input, अगर वो कुछ रिवर्स करना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ क्रेडिट नहीं मिलना कार का, they want to reverse it, they can do the same through DRC 03 separately and show it as output in table 9. So this is the point of the relevant notification which I linked it there to explain you through the table X. But this is only necessary. But the form 9 में जो instruction देंगे उसको contradict कर रहा है। सर मैंने इंस्ट्रक्शन साथ पढ़ाई थी आपको। वही लिखा था ना कि claim किया हुआ तो हमने reversal लगाया। बिल्कुल सर, उसमें लिखा था अगर आपने 3B में डाला है तो ही लोगे। 3B में claim किया हुआ और reverse नहीं किया हुआ। सर आप इसमें इंस्टीट्यूट का भी गाइडेंस नोट खोल लेंगे। I am 1000% sure. I have read that material myself. The same view has been expressed by the institute, declared in the returns. In वो आप जो पुराना कह रहे हैं ना, वो हेडिंग चेंज हुआ था, but point number 7 के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन सेम है। Still, if you face any query, if there will be change in the point, we will take it up. Because now you cannot say कि मैं press release नहीं मानूंगा। जब हमारे this is for our मतलब इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। मुझे एक बात बताइए, is this point leading to any loss to me? What's the fun of litigating on it when it is just saying instead of table 7 किसमें कर देना, टेबल 4 में कर देना, पे तो DRC 03 के थ्रू ही होना है। Are you getting? And the press release is very much clear on it. बहुत सारे issues थे। This was really a good press release and it has covered many of the aspects which were left in the previous list. Is it clear? हाँ जी जी, CRC 03 चाहे आपका लाखों का क्रेडिट क्यों, कैश में ही जाना, टैक्स के लिए भी और इंटरेस्ट के लिए। हाँ जी सर, वो तो आप सर प्लीज, दिस इज अ वाटरफॉल मॉडल। 3D में कुछ नहीं पता लगता क्या लिया क्या, लेकिन मेरे क्लाइंट की भी दिक्कत है, ये कहते हैं मैं कह दूंगा मैंने कर दिया था, मैंने मान लिया। मेरे क्लाइंट में क्या दिक्कत आई, स्टार्टिंग में आपको पता है ट्रांस वन फॉर्म बहुत लेट आया था, मैं स्पेसिफिकली रेफर कर रही हूँ क्योंकि 17-18 का ही कर रहे हैं। ट्रांस वन लेट आया, क्लाइंट का टाइम पीरियड निकलता जा रहा था ट्रांस वन का, हमें लगा क्लाइंट का क्रेडिट डिनाई ना हो जाए, हमने ऑल अगर ITC में 3B डाल के भेज दिया। Are you getting? This is not my case. Some CAs discussed it. So ऐड किया और भेज दिया, बाद में ट्रेन वन आ गया, ट्रेन वन में भी डाल के भेज दिया 3 लाख रुपया, 2 बारी क्रेडिट हो गया, यूज नहीं किया आज तक, क्रेडिट पड़ा हुआ है, बट आगे क्लाइंट ने कभी काम ही नहीं किया, ना आगे सेल थी ना आगे रिवर्सल से, कहाँ से शो करूँ रिवर्स है। अब पता है क्या हुआ, 4 लाख रुपया जो क्रेडिट ले लिया डबल, पड़ा एज ए क्रेडिट ही है, बट क्या मुझे उसको रिवर्स नहीं करना। अब वो रिवर्स करूंगी अगर मैं GST 9 में, क्योंकि 17-18 की 9 भरते हुए पता लगा ये क्रेडिट तो 2 बार ही ले लिया, ट्रेन वन में भी ले लिया और उसमें भी ले, जैसे ही मैं इसमें डालूंगी व्हाट विल हैपन, कैश क्रेडिट पड़ा हुआ है, अब नहीं कर सकते। सबने नहीं, सबने किया सर, आपको प्रूव करना है बाय द टाइम ऑफ असेसमेंट। आप क्या कहोगे, मैंने नीचे रिवर्सल नहीं दिखाया ना, मैंने ऊपर आउटपुट में ऐड कर दिया हो, यही कहेंगे जस्टिफिकेशन। अगर एक बात बताइए, उस महीने की फिगर एग्जैक्ट मैच करती हो और आप कह रहे हो नहीं नहीं मैंने तो उस महीने में ऐड किया हुआ है, सो दिस पॉइंट हैज टू बी प्रूव्ड बाय। सर एक सेकेंड, सर कह रहे टेबल 8 में इनएलिजिबल का कॉलम है जिसमें वो लैप्स करता है मेरा, सर उससे लायबिलिटी नहीं बढ़ती। टेबल 8 इज ओनली फॉर रेफरेंस पर्पस, लायबिलिटी नहीं बढ़ाता, लायबिलिटी बढ़ाता है टेबल 4। टेबल 4 आउटपुट, वो टेबल 9 में जो उसका डिफरेंशियल टैक्स पेबल निकले वही लायबिलिटी बढ़ाता है, टेबल 8 लायबिलिटी नहीं बढ़ाता।
हाँ जी सर, बिल्कुल, इट इज अ वैलिड पॉइंट। सर वैसे भी DRC 03, एक्सक्यूज मी, DRC 03 भरने के लिए पहले पैसा कहाँ डालना है? कैश लेजर में। तो कैश लेजर में अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ है पैसा तो आप उसको यूज कर सकते हो, बट क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते। सर बिल्कुल, क्यों अलाउ करता है? DRC 03 सिर्फ एनुअल रिटर्न में जाता है, वो बहुत जगह जाता है सर। सर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन 1 2 3 यू चेक इट इज रिटन DRC 03 हैज टू बी पेड इन कैश। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 सर। सर साइट पे मैं GSTR 9 की इंस्ट्रक्शन फॉर्म में कह रही हूँ, इट हैज बीन रिटन। मैंने तो डबल गेम कर दिया, मान लो 1 लाख ट्रांसफर का डबल बिल्कुल कर रहा है, लाइक द केस आई डिस्कस। बिल्कुल हाँ। आज मैंने उसको रिवर्स कर दिया। आज कब सर? जब भी मैं एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा हूं, आज, यानी टाइम पीरियड निकल चुका है, ठीक करने का। सर 31 मार्च सर रिवर्स करने के लिए आप, एक सेकेंड, लॉ कहता है सब्सिक्वेंट मंथ में रिवर्सल करिए। ये थोड़ी है दोस्त, आज अगर आप GSTR 9 के टाइम पे कर रहे हो आपको वो लायबिलिटी 9 में दिखानी पड़ेगी। सर इट इज ओनली रेफरेंस। तो बिल्कुल सर कहते हैं मैं GSTR 9 में दिखा दूंगा, पे नहीं करूंगा और करंट 3 भी मैं रिवर्स कर दूंगा, यू विल गेट द नोटिस, यू विल 100% गेट द नोटिस। पेबल का अगर आपका GSTR 9 होगा और उसका DRC 03 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं होगा, यू विल गेट द नोटिस। बिल्कुल बढ़ाएगा ही सर, क्योंकि नोटिफिकेशन ने कह दिया उसकी जगह 4 में कर बढ़ाएगा ना, पे कैसे करोगे? सर क्योंकि प्रेस रिलीज ने कह दिया उसको टेबल 4 में शो। सर इट इज अप टू यू, यू वांट टू टेक द प्रेस रिलीज और यू वांट टू इग्नोर इट, बट इट विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटी टू बी पेड थ्रू DRC 03 टू बी पेड इन कैश। सर विद इन टाइम, इट्स ओके, GSTR 9 में नहीं आएगा। हाँ अदरवाइज आप कह दो जी मैंने मार्च के सितंबर में दिसंबर में, बिल्कुल वो कर सकते हैं सर, वो आप विद इन टाइम पीरियड कर सकते हैं, आप शो कर सकते हैं मैंने कर दिया, राइट। चलिए सर ये प्रेस रिलीज चल रही है, दीज कॉलम्स, यही मैं आपको कह रही थी टेबल 8 वो पहले ही कह चुके थे, इज फॉर इंटरनल पर्पसेस एंड हैज नथिंग। कल उन्होंने वैसे ही ऑप्शनल कर दिया, PDF बनाओ 9C के साथ अपलोड कर दो। सो टेबल 8J, और सर ये वही पॉइंट है कि 6C में सारा डाल दो इंपोर्ट का, और वैसे भी अब ये इसकी रेलेवेंस नहीं है। डिफिकल्टी इन टेबल 16, 17, 18 सब फिनिश, टेबल्स आर एक्सेल मेड ऑप्शनल। सो विद दिस द प्रेस रिलीज, सर ये वही था वो नील रेटेड नॉन GST, अब वो भी क्या कर दिया है ऑप्शनल। सो फाइनेंशियल ईयर्स रिवर्स चार्ज, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू वांट मी टू टेक अप दिस फॉर 1 सेकेंड। वो कहते हैं रिवर्स चार्ज था 18 का, जब आप ऑडिट कर रहे थे आपने तो पकड़ा, आपने प्रोविजन क्रिएट करा दिया बुक्स में, रिवर्स चार्ज 17-18 पेड कब हुआ? ऑडिट के टाइम पे, पेड इन 18-19। वो ये कहते हैं कि आपने इसको इस GSTR द सेम इज quoted in the GSTR for the financial in which the payment of tax has been, यानी अगले साल 18-19 में लेंगे। वो तो आप DRC 03 के थ्रू करोगे ना। सर क्रेडिट लेने का पीरियड मार्च 2019 था, that has already expired। मार्च 2019 था, अब कैसे कर देंगे आप? सर डेट एक्सटेंड हो रही है, 1 साल बियॉन्ड हो चुके हैं हम, एक्चुअल डेट वाज दिसंबर 1 ईयर, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस। 1 मिनट आप बताइए, आप सबकी ऑडिट की ड्यू डेट क्या थी इस साल? अक्टूबर, और
जीएसटीआर की क्रेडिट लेने की लास्ट डेट क्या थी? सितंबर 2019। कोई नोटिफिकेशन आई गवर्नमेंट की एक्सटेंशन की? अब क्या 18-19 के जो क्रेडिट्स होंगे वो ले पाएंगे हम? जो मार्च 19 टाइम पीरियड था ना सर 17-18 का, 18-19 के लिए, 18-19 का तो वो भी खत्म हो गया, 18-19 के लिए भी खत्म हो गया। बट वी हैव नॉट एनालाइज्ड, वी वर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट टू कम अप विद इट। सर एक आई है जो कल प्रेस रिलीज आई है, उसमें उन्होंने डेट दी है कि 1/11 तक का ऑटो पॉपुलेट होगा, 1/11 तक का ऑटो पॉपुलेट होगा। सो नोटिफिकेशन से नहीं किया, लेकिन कल की वो उसमें नोटिफिकेशन में डेट डाल दी कि 1/11 तक का क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट कर देंगे हम, राइट। सो रोल ऑफ चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जब मैंने अपना पहला 9C पकड़ा था ना, इसी क्लाइंट का पकड़ा था जिसके साथ आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें इतनी चीजें होंगी जो डीम्ड सप्लाई होंगी। इट इज अ बिग कंपनी, बिजनेस हैविंग गुड टर्नओवर्स, राइट। चलो टर्नओवर ना भी हो, बट उसके डायरेक्टर्स वगैरह बहुत ज्यादा है, उन्होंने उनको फ्री सप्लाईज दी होगी, शेड्यूल 1 सप्लाई बन जाएगी, मैं कैसे पकड़ूं? सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द प्रेस रिलीज, हमारे रोल को रिस्ट्रिक्ट किया है। जो हमारे हाथ कांपते थे ना 9C साइन करूं या ना करूं, दिस पॉइंट यू कैन रेफर। वो कहते हैं चार्टेड अकाउंटेंट की ड्यूटी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ही है, उसके बियॉन्ड नहीं है। यानी सप्लाईज इन्वॉल्विंग नो कंसिडरेशन, क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है? क्या वो मुझे ढूंढनी है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहते हैं रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इज लिमिटेड, यू डोंट हैव टू, कल वैसे भी चेंज आ गया, ट्रू एंड फेयर कर दिया है, ट्रू एंड करेक्ट, एंड दिस वाज अ वेलकम चेंज वेयर दे हैव गिवन अस रिस्ट्रिक्शन, भाई आपकी लायबिलिटी रिकंसाइल कराना है, ओनली रिकंसिलेशन, यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड दैट। And this was a very very good point which was clarified by the government as to our role कि हमें क्या क्या चेक करना है। टर्नओवर एलिजिबिलिटी ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, जुलाई से ऑनवर्ड्स लेनी है। एंड सर एक चीज, मेरी एक ब्रांच है जिसमें 0 टर्नओवर है, दूसरी ब्रांच है जिसकी 2.5 करोड़ टर्नओवर है, ऑडिट दोनों ब्रांचों का अपलोड होता है अलग अलग जीएसटी में, चाहे उसकी टर्नओवर 0 है, राइट। No sir, aggregate turnover as given in the section 2, it is not including tax, it is not including tax, it is including non-GST supply, liquor, petroleum, खासकर पेट्रोलियम वालों की कल भी मुझे 3-4 क्वेरीज थी कि पेट्रोल पंप है उसकी 2 करोड़ कैसे देखें, ऐड करके देखनी है नॉन जीएसटी सप्लाई, लिकर के केस में ऐड करके देखनी है नॉन जीएसटी सप्लाई, एग्जेम्प्टेड भी ऐड होगी, बिल्कुल सर, एग्जेम्प्टेड शेड्यूल 3 दैट हैज टू बी। रोल अगर लिमिटेड है तो हम मतलब कुछ भी ना देंगे? नहीं सर, आई डोंट से, उन्होंने ये कहा है कि रिकंसाइल तो कर, अभी आप देखना रिकंसिलेशन हो गया भाई, क्लाइंट ने जैसे बिजनेस प्रमोशन के एड में अपना स्टॉक ही ट्रस्ट को गिफ्ट किया हुआ है किसी को, मैं उस पर भी आती हूँ सर। अगर आपकी उसमें हम देखेंगे किन किन पॉइंट्स से पकड़ सकते थे बट फिर भी नहीं पकड़ा, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था फिर भी नहीं पकड़ा, आर यू गेटिंग? बाकी हो कुछ भी सकता है, पीएमसी में कॉन्करेंट ऑडिटर अरेस्ट हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। दिस टाइम आई डू कंसिडर कि जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे दे हैव क्रॉस्ड द फेज वेरी इजीली, सो द सिनेरियो वी आर इन इज वेरी टफ, you never know what can happen anytime, like I told you for this 11 lakh, and it is a real incident. When that person shared with me na, there was tears in his eyes. He is a young chartered accountant, 4-5 years of practice, and he has to bear this huge loss just to save his reputation, right sir? ये ना छोटी सी नोटिफिकेशन थी, 9 ने खत्म कर दिया था, वेवर ऑफ 9 ने फॉर 17-18 एंड 18-19 और जीएसटीआर 9 2 करोड़ से ऊपर कर दी, राइट सर? सर यही है वो डिसीजन 37 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का, और इसमें कोई भी एमएसएमई का रेफरेंस नहीं है। नाउ ये मैंने वही 14 नवंबर कल की नोटिफिकेशन यहाँ कोट की थी, लेकिन अब वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, सब कुछ ऑप्शन कर दिया और 18-19 का भी फॉर्म
टेबल याद हो गए क्यों भाई? 19 टेबल्स है, इतने पार्ट्स है, 2 में जाना है, 5 में जाना है, वही केस स्टडीज, एवरीथिंग इज सेम. सो वी विल फोकस मोर ऑन 9C विद अ ब्रेक ऑफ 2 minutes. चलिए, we will be starting with GSTR 9C. Data of the client and how we are going to start. Right? सबसे पहले you need the accounting data of the person. Audited financial statement of the person. वो अपने पास रखिए. सिर्फ audited financial statement से भी गुजारा नहीं होगा. Because you have to go inside, so you need the data and you need the accountant assistance if you are not equipped with the software. My client here, जिसका ये डाटा है ABC and company और XYZ, they are into nature of business बता रही हूँ. They are into liquor. They are not into trading. They are into manufacturing of liquor. Right? लेकिन इनको rental incomes भी आती. रेंटल इनकम से सर मैं ना ब्रांचेस डिस्कस नहीं करूँगी. इस डाटा में एक चीज़ नहीं है, दैट इज ब्रांचेस. बट अगर आपके क्लाइंट की ब्रांचेस हैं तो आपका काम और बढ़ जाता है. और अगर वो ब्रांच वाइज बुक्स मेंटेन नहीं करता है तो इन दैट केस क्रॉस चार्ज एंड अदर प्रोविजंस आल्सो कम इनटू पिक्चर. बट कंसिडरिंग माय क्लाइंट हैज नो अदर ब्रांच, दिस डाटा वी आर गोइंग टू यूज फॉर 9C. राइट? अब सबसे पहले मैं GSTR 9C के थ्रू नहीं चली. इस लाइन का GSTR 9 मैंने ही फाइल किया था और 9C भी मैं ही फाइल कर रही हूँ. बट दे आर नॉट माई क्लाइंट फॉर इनकम टैक्स पर्पस. राइट सर? GSTR 9 जो है, सबसे पहले मैंने पार्टी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाए. फाइनेंशियल में GSTR 9C फॉर्म से नहीं चली क्योंकि मुझे पता था मुझे पार्टी का 9 भी भरना है और 9C भी भरना है, तो लायबिलिटी मेरी आ गई. आई हैव टू चेक एवरीथिंग. आई टुक देयर P&L. सर हम स्टाफ से कितनी असिस्टेंस ले सकते? आई माई सेल्फ बाय सिटिंग इन द ऑफिस मेड द एक्सेल शीट फॉर्मेट. मैंने स्टाफ को बोला तुम्हें इस एक्सेल में डाटा डाल के दे ताकि वो पिकर मुझे बार बार ऑल्ट टैब करके उठाना ना पड़े. राइट? आई विल शो यू दोज फॉर्मेट्स ऑल्सो हाउ वी आर प्रोसीडिंग. पहली बात, मैंने GSTR 9 में चलने के 9C में चलने के लिए GSTR 9C फॉर्म को यूज पहले नहीं किया. मैंने उसको कहा अपनी बैलेंस शीट ले आओ, अपना P&L ले आओ. P&L में कौन कौन सी इनकम्स आ रही है, P&L में कौन कौन सी इनकम्स आ रही है. एंड दिस chart, this Excel sheet which is in front of you is bifurcation of his income. सर पहले 3 मंथ GST नहीं, अगले 9 months GST ना. So if you can see it, I just take the pointer. मैंने क्लाइंट के डाटा को वैल्यू ऑफ 3 months और वैल्यू ऑफ 9 months में डिवाइड किया. राइट? ये फिगर्स मैंने उसके P&L से उठाई, वैल्यू ऑफ 3 months और 9 months में डिवाइड किया. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एज पर P&L अकाउंट. Are you getting from where to start? We have to take the P&L, analyze the work. इस केस में क्या था? सर इस केस में मेरी नॉन GST सप्लाई थी. क्योंकि मेरी नॉन GST सप्लाई थी, पार्टी ने गलती क्या की थी मैं आपको बताती हूँ. जब मैं उसका ITC चेक करी, पार्टी इतनी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी कि उसकी बुक्स में ज़्यादा गलतियाँ मुझे नहीं मिली. बट वेयर ही हेल्ड इट रॉन्ग. मैंने उससे पूछा जो लीकर का स्पिरिट आता है या और चीज़ें आती है उसका इनपुट. मैम हमने एक चीज़ का भी इनपुट नहीं लिया. दिस इज व्हाट ही सेड टू मी. मुझे पता था लीकर इज एग्जाम सप्लाई, हमने नहीं लिया इनपुट. हमने तो रेंटल इनकम जो लिया उसके जो खर्चे किए सिर्फ उसका इनपुट लिया, सी का इनपुट छोड़ दिया. मैंने कहा सी की सर्विसेज तो कॉमन थी ना, उसका क्या किया? लिया ही नहीं ना, हमने छोड़ दिया. एंड सच अदर थिंग. बट वेयर ही हेल्ड इट रॉन्ग, उसने एक बैंक लोन लिया था. बैंक लोन में प्रोसेसिंग फीस पड़ी, उसने प्रोसेसिंग फीस का क्रेडिट पूरा बुक किया हुआ. सर इन्वॉल्वमेंट ऑफ CA कहाँ आएगी? टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहाँ आएंगे. मेरा चेक दिस रिजल्ट, सर तुमने बैंक का क्रेडिट लिया? कहता हाँ वो तुमने लिया. तो उसको प्रोपोर्शनेट करना था ना, वो प्रोपोर्शनेटली किया जिसकी वजह से 9C में उसकी लायबिलिटी ओरिजिन है. सेकेंडली वो मुझे कहते हैं हमारे तो चाय के बिल आते हैं, देयर आर मोर देन 400 एम्प्लॉइज इन द कंट्री. तो अगर 10 रुपये भी चाय का कप हो तो डेली का खर्चा 5,000
5,000 को एक्सीड कर रहा था, 2 टाइम्स अ डे टीका खाता था। तो मैंने याद कराया 5,000 की लिमिट थी, पर डे की लिमिट थी। मैंने कहा पर डे पेमेंट करने जाते हो क्या उसकी? नहीं मैम, 15 दिन बाद पर्ची आती है उसकी, इतने चाय के कप्स आए, 15 दिन की पेमेंट इकट्ठी की है। बट लकीली ही वॉज सेव्ड, क्योंकि और कुछ पेमेंट तो उन्होंने चेक से भी की। अगर मैं तोड़ भी देती फर्क का, कुछ पेमेंट तो उन्होंने चेक से भी की थी। इकट्ठा 15,000 का टैक्स दिया था अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सो दीज आर द थिंग्स वी आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज व्हेन वी आर फाइलिंग 9C। ये हमने कैसे किया? हाउ वी कुड रीच दोज पॉइंट, हाउ वी चेक द पॉइंट ऑफ RCM। मैंने उसको कहा सारे खर्चे एक्सपोर्ट करके लाओ। रजिस्टर्ड पर्सन का आपका सॉफ्टवेयर बताता है ना अनरजिस्टर्ड कौन है, बिजी भी बताती है, टैली भी बताता है। उसका डे वाइज बायोफिकेशन मेरे पास निकाल के लाओ। अनरजिस्टर्ड पर्सन के जितने एक्सपेंडिचर है लेके उसका डे वाइज बायोफिकेशन लेके आओ। जिस डे में वो 5,000 से एक्सीड किया, ही वाज लायबल टू पे अस। So these are the workings which we are required to take when we are making the 9C। चलिए देखते हैं। सर मैं अपने ऑफिस में कौन सा फॉर्मेट यूज कर रही हूँ GSTR 9 वर्किंग के लिए? दिस फॉर्मेट। ये आई हैव ड्राफ्टेड इट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। मुझे क्या चीजें चेक करनी है, दैट माइट सूट यू, दैट माइट नॉट सूट यू। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का ही फोन आएगा, एक क्या बनाया तुमने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो देन आई हैव टू एक्सप्लेन कि मैंने क्या बनाया और मैं क्या करना चाहती हूँ। सो हमारी नोटिंग पेपरों में भी हमें ही समझ आती है और किसी को नहीं आती, बट जो खुद को समझ आ जाए पेपर उसी से निकल जाता है, राइट? सो कमिंग टू अस हाउ आई हैव मेड इट। सर ये लाइट्स का इशू है या क्या है? इट्स वेरी लाइट, इज इट विजिबल एट द बैक? तो सर बोलते दो, अभी मैं ही बोल रहा हूँ। मुझे डाटा सबसे पहले कहाँ से पिक करना है, 3B से या 1 से? सबसे पहले तो मुझे यही चूज करना है कि आई हैव टू पिक द डाटा। इसका मतलब मुझे ये तो पता हो कि मेरे 3B और 1 में क्या क्या फर्क गए हुए हैं। अब आपको पोर्टल भी समरी देता है डिफरेंस, अपने ऑडिट में यूज की है, वो मंथ वाइज देता है और नीचे टोटल लगा। सो आप उससे भी ये डाटा पिक कर सकते हो। ये जो टेबल बना हुआ है, जो एक्सेल शीट बनी है, इसमें सबसे पहले मैंने सेल्स ली। सेल्स में एज बायोफिकेशन, सर ये प्रोजेक्टर भी हिला हुआ है, उधर का दिख नहीं रहा। On my screen it is clearly visible. चलिए मैंने सबसे पहले सेल्स की फिगर पिक की, उसमें ये पहला कॉलम में मेरा 3B में क्या गया, उसका टोटल कितना टैक्सेबल कितना एग्जाम्प्ट। GSTR 1 में B2B कितना गया, B2C कितना गया और एग्जाम्प्ट कितना गया। आपने एक चीज नोट की है, GSTR 1 में मुझे जितनी बायोफिकेशन मिल सकती है आई पुट इट दैट हियर। एंड बुक्स, मेरे पास 3 ही डाटा होंगे GSTR 9 और 9C बनाने के लिए, GSTR 1, GSTR 3B और थर्ड इज बुक्स। तीनों का मैंने सेल्स को रिकंसाइल किया और डिफरेंस निकाला, जिससे मुझे पता लगा कि मेरा पोर्टल में टैक्सेबल सेल का डिफरेंस तो 0 गया है, लेकिन मैंने एग्जाम्प्ट सेल्स का डिफरेंस पोर्टल पे ही गलत कर दिया। आर यू गेटिंग? दिस एक्सेल शीट्स गिव्स यू अ बर्ड आई व्यू कि मैंने 1, 3B और बुक्स तीनों में सेल में गलती क्या की, where the figures are not matching, where the and it contains the taxable value as well as their taxes। तो टैक्सेस में क्या कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। क्यों? गलती किसमें है? एग्जाम्प्ट में है। टैक्सेबल में मैंने क्या किया जो भी बताती हूँ, उसमें एक गलती थी, बुक्स विद 3B को जब मैंने रिकंसाइल कराया, सर इन्होंने एक ब्रांड सेल किया था। दिस इज वेयर द लॉ कम्स इनटू पिक्चर। व्हेन आई चेक देयर इनकम्स, और मैंने इनकम्स की बाइफिकेशन मांगी, इन्होंने एक मिसलेनियस इनकम डाली हुई। I said, what this miscellaneous? They said, we have sold the brand. I said, then case law निकाले, notifications निकाली, and I told them
at the rate of 18%, which was not reported in 3B or DSCR 1. So that is why you can see कि यहाँ पे ये 87,000 की वैल्यू, 87,000 उसमें टैक्सेबल वैल्यू थी और 7627 का यानी अराउंड 15,000 की टैक्स लायबिलिटी। Are you getting? And this they are required to pay through C03. So सबसे पहले I always say my staff to make this sheet for me. At least they can get this ready for me. जब मैं काम शुरू करूं मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उनको पता है पार्टी के फाइनेंशियल्स मंगवाने हैं, पार्टी का डाटा मंगवाना है, अकाउंटेंट से बैठ के ये शीट मैंने अकाउंटेंट को मेल भी की, तो कहते हमें नहीं समझ आई। I said okay, you come to my office, sit with my staff member, whatever information he or she asks you provide. तब तो समझ आई। अब उसको शीट समझ आती है अपने ऑफिस, अब वो वहां से भर के भेजता है क्योंकि आना नहीं है। Are you getting? Second, जैसे मैंने सेल रिकंसाइल कराई वैसे ही मैंने परचेज में 3 चीजें क्या होंगी, 3B, 2A और थर्ड इज बुक्स। सो ये देखिए 3B, 2A, आई गेव देम कलर्स। 3B दोनों जगह ब्लू में है, आई प्ले विद कलर्स। मुझे तो शीट ऐसे समझ ही नहीं आती अदरवाइज। प्रोवाइडेड इट इज, सर वैल्यू नहीं मिलेगी, परचेज की नहीं मिलेगी, टैक्स तो मिलेगा। परचेज नहीं मिलेगी, टैक्स तो मिलेगा। तो मैंने डाली भी नहीं। 3B की टैक्सेबल वैल्यू इज 0 है ही नहीं, तो मैं लूंगी कैसे। 2A में क्रेडिट नोट क्या आ रहे हैं एंड नेट, और बुक्स में मेरा क्या वैल्यू थी, क्रेडिट नोट 0 था। इसका मतलब मुझे यहाँ से एक और डिफरेंस ट्रेस हुआ, भाई आपका 2A में तो एक क्रेडिट नोट आ रहा है, दिस क्रेडिट नोट इज नॉट देयर इन द बुक्स। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बट मुझे चीजें कुछ समझ आनी शुरू हो गई, क्लाइंट को शुरू कहाँ से करूँ। Are you getting? Now, ये मैंने तीनों के आपस में डिफरेंस निकाल दिए। पोर्टल का ही 3B और 2A का डिफरेंस, 3B और 3B का डिफरेंस, एंड देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है 3B और 2A में। Huge amount. It is 5,59,54,000 in one head. Tax difference, not value difference. ये क्यों है? सर वो पर्सन वीकर में डील करता है, उसने क्रेडिट्स नहीं लिए, 2A में उसके सारे क्रेडिट्स आ रहे हैं। तो दिस प्रूव्स द पॉइंट। कहता देखो मैम मेरा कितना ह्यूज था, मैंने तो लिया ही नहीं। उसका बुक्स और 3B का एक डिफरेंस था 3695 का सिर्फ, बुक्स और 3B। क्यों? वो उसके 3695 का एक क्रेडिट छूट गया था। मैंने आपको कहा इसमें सारे पॉइंट्स कवर होंगे। आउटपुट में भी डिफरेंस निकला, input but figures are small as compared to the turnovers. Client was very well managed, right? So this was the difference। और ये उसने मुझे कहा मैंने अप्रैल से मार्च 19 से पहले ठीक कर दिया। कहाँ जाएगा टेबल? 5 पार्ट 5, राइट? क्यों? वो करेक्शन कर चुका था, बट यहाँ पे मेरा डिफरेंस शो करेगा। Now this is books with 2A, ये तो आएगा ही ना, बुक्स का 3B से बुक्स और 2A का आएगा क्योंकि उसने क्रेडिट्स नहीं लिए। So this was one basic point to get the data in control through Excel of purchase as well as sale। इसमें एक चीज नहीं है, RCM नहीं है। I made a separate table for RCM क्योंकि RCM हर जगह सेपरेट दिखता है। कई क्लाइंट्स ने तो ये भी गलती की, मेरे RCM के आउटपुट पे कर दिए, इनपुट नहीं लिए हुए थे। इनपुट तो इन ऑर्डर टू गैदर दैट कि आउटपुट ऑफ पेबल्स आर, कईयों को ये भी दिक्कत थी इस महीने पे करो अगले महीने लो, जबकि लॉ ने परमिट किया था सेम महीने लेने के लिए। स्टिल सब एक्स्ट्रा कॉशियस पर्सन। सो इन ऑर्डर टू कर्व दैट थिंग, सेल और परचेज मैंने यहाँ विदाउट RCM ली, एंड नीचे दिस इज 3B इंक्लूडिंग RCM। सर ये मैंने इसलिए ली क्योंकि 9 और 9C में वो RCM ऐड करके देता है, वो मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े, फॉर्मूलाज लगे हुए थे नीचे। इससे नीचे मैंने सिर्फ RCM डाला। ये these light blue color tables are both of RCM
आउटपुट क्या लिया मैंने और आरसीएम इनपुट क्या लिया, और इसको ऊपर जाके जो मेरा नॉर्मल आउटपुट और इनपुट थे उसमें ऐड कर दिया ये टेबल। आर यू गेटिंग? 3B में इनपुट आरसीएम की इंफॉर्मेशन अलग कर दी और इसकी इंफॉर्मेशन अलग कर दी। ये देखिए, इससे मुझे आरसीएम की भी आउटपुट और इनपुट पे कंट्रोल आना शुरू हो गया। सेकंड, वो मेरा डाटा ऑटो पॉपुलेट ठीक कर रहा है या नहीं करा। मैंने इनको बोला आपका टेक्स्ट टेबल निकल आया ऊपर सेल के टेबल से, सी एवरीबॉडी इज गेटिंग इट। आपका आउटपुट निकल आया था इस टेबल से, वही टेबल बन गया मेरा। कितना मैंने क्रेडिट के थ्रू पे किया, कितना कैश, नेट टेबल निकल आया। क्या ये अमाउंट वही नहीं निकला जो मैंने ब्रांड पे निकाला है? सो दिस टेबल gives me a check of table 9 also of GSTR 9. कितना कैश के थ्रू पे हुआ, कितना हुआ, कितना मुझे 3 just an Excel sheet which is made by a employee, which is made by the staff, is giving me an idea to control the data. I'm not saying कि वो points पकड़ेगा, बट वो एक्सेल शीट में तो फिगर्स डालेगा ना, जिसको आप इजीली, अभी मैं दिखाऊंगी, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगी कि हाउ आई हैव प्रोसीडेड विद द P&L एंड बैलेंस शीट फॉर दिस। बिकॉज जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं ना, फॉर मी ऑल्सो, ऑल्दो आई न्यू द फॉर्म्स, द फर्स्ट थिंग वाज हाउ टू स्टार्ट व्हेन आई ओपन द फॉर्म एंड GSTR 9C इज ऑफलाइन। अभी तक इसकी ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल, यू हैव टू डाउनलोड द फॉर्म, आराम से भरो, फिर अपलोड करो। अपलोड किसी मुझे मेंबर की ये भी क्वेरी अपलोड नहीं हो रहा, आई हैव पुट दैट स्लाइड ऑल्सो कि जो JSON फाइल अपलोड नहीं हो रही है उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स आपको PC में चेंज करनी है, हो जाएगी। पहली 2 मेरी भी नहीं हुई थी, तीसरी हो गई। सर वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होता है, वो जब हम चेंज करते हैं वो अपलोड करते हैं। PC चेंज किए थे बहुत सारे मैंने, जिसमें वो सेटिंग्स थी उससे अपलोड हुई, देन आई कंपेयर्ड द सेटिंग्स एंड गॉट टू नो। एक स्पेशल PC रखना पड़ता है जिसमें डिजिटल भी चले, जिसपे ये भी चले, EM साइनर भी चले, सब कुछ चले। योर राइट। चलिए अब मैं आपको सेटिंग्स ही मार्क करा दूंगी जो आप PC में चेंज करेंगे तो किसी पे भी चेंज करेंगे। दिस इज पेबल, दिस इज पेड एंड दिस। सर पहले मैं इनपुट की बाइफिकेशन करा रही थी ऑरेंज कलर टेबल। कैपिटल गुड्स का कितना है, इनपुट्स का कितना है। सर मेरे क्लाइंट ने क्या इनपुट का क्रेडिट लेना था, उसका इनपुट क्या था, इथेनॉल, स्पिरिट। प्रोडक्ट टैक्सेबल था, बट प्रोडक्ट किस में यूज हो रहा था, एग्जैक्टली। तो देखिए मुझे उसके डाटा पे चेक मिला, उसने इनपुट का 0 क्रेडिट लिया हुआ। सारा क्रेडिट किसमें है, इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विसेज की भी मैंने बाइफिकेशन मांगी जिसका क्रेडिट लिया है, जिससे मुझे पता लगा उसने लोन के इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीस का क्रेडिट लिया होगा। इंटरेस्ट पे तो है ही, राइट। नाउ दिस बेसिक चार्ट गेव मी एन आइडिया। देन इसके बाद जब मेरा ये डाटा कंट्रोल में आ गया, मुझे इंफॉर्मेशन मिली, देन आई स्टार्टेड द बुक्स रिपोर्ट। आई सेड आई विल नॉट प्रोसीड एज यू से, आई विल प्रोसीड एज योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेज। ये मैंने उसके आउटपुट को भी बाइफिकेट किया, उसके खर्चों को भी बाइफिकेट किया। हियर इनकम्स, हियर, जिससे मुझे ब्रांड का पता चला। कैसे? सर इसमें स्क्रैप सेल भी थी और स्क्रैप सेल टैक्सेबल थी। आर यू गेटिंग? उसे पे किया हुआ था। कैसे? दिस इज हिज P&L and balance sheet in Excel. I took the whole Excel chart. I took the whole data. Right? ये audited financial statement hard copy भी ली, signed by the auditor because I was not their income tax auditor. I was the GST consultant. And others भी लिए। जब इस डाटा को, अब आप इसके थ्रू ही चलेंगे ना, मैं P&L पे आ जाती हूँ। सर कितना टोटल दिख रहा है मुझे इनकम्स का? 47 करोड़, 47 करोड़। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर ऑपरेशनल इनकम, अदर इनकम्स, ये 3 हेड्स हैं। आई बाइफिकेटेड इट। हाउ आई गॉट द बाइफिकेशन इज दिस। सी कितना टोटल था सर वहां पे? 4 करोड़ 47 करोड़ समथिंग, राइट। आप देखिए मैंने नीचे टोटल बनाया है। टोटल P&L calculated
एनालाइज द डाटा, हाउ ही हैज डन. नाउ एक 3 हेड थे ना हमारे, ऑपरेशनल, नॉन ऑपरेशनल और अदर इनकम. आई स्टार्टेड हेड वंस. सर उसने मुझे 3 और 9 मंथ से बाइफिकेट करना था, मुझे देखना था उसने टैक्स लायबिलिटी ठीक कैलकुलेट की है. मैंने उसको बोला अपनी बुक्स 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, लेजर्स खोल के, 3 months और 9 months. It took me time to do all this because it's not one day's job. और इसमें तो कुछ भी ऑप्शनल नहीं था, सब कुछ मुझे भरना था. Are you getting? आज मैं सोच रही हूँ फीस तो मेरी उतनी रहनी थी, ऑप्शनल होता आज भरती तो कम टाइम लगता. चलिए, anyhow everything teaches you something. एग्जैक्ट उन्होंने मुझे बोला मेरी कंट्री, ये पहला रेवेन्यू कम ऑपरेशन, ये मैंने मार्क किया. कंट्री लीगल की सेल उसकी इतनी है, उसको भी मैंने 3 और 9 मंथ्स में बाइफिकेट कराया. क्यों? मुझे 3 मंथ्स की टोटल वैल्यू डाल के अलग दिखानी थी टर्नओवर से. तो मैंने उसको बोला चाहे ये तुम्हारी एग्जाम पेपर, फिर भी इसको 2 हिस्सों में तोड़ो, 3 और 9 months. Then I took his VAT returns to check the first 3 months sale. Service tax returns to check whether he has paid the tax on rent for first 3 months and the bifurcation he is giving me for 3 and 9 months is correct. I am not discussing the form, I am discussing the procedure, what you will do while sitting in your office for filing 99C, right? Now, then day natured spirit, exempt. मैंने उससे पूछा exempt, 12,000 की इनकम भी पकड़ी गई उसकी. कारण, सर ये जो बुक्स है ना, ये आपको छोटी समरी में दिख रही है. अगर आप ये देखेंगे ना तो नीचे देखिए कितने बार तोड़ा गया है. These all are their workings, groupings. एक आइटम है इसमें, मेरे पास एक आइटम है. I have not left even a single item of their P&L, even a single item of their balance sheet which I have not checked. Are you getting? So this was the detail. Sale of whiskey या जो भी, या उससे मशीनरी पार्ट्स की जो भी सेल करी है. सर कैपिटल गुड्स पे भी तो टैक्स है. आधे लोगों ने कार सेल पे टैक्स नहीं दिया हुआ था. कार सेल का पॉइंट साल में 3 बार चेंज हुआ है, 2017-18. 25/1 के बाद का सर्कुलर फाइनल है जो आज भी वैलिड है. So you have to check the capital goods which must have been missed while doing it. You have to check the incomes. So ये जब उन्होंने मुझे बाइफिकेशन दी, मैंने उनको बोला कि मुझे इसको बाइफिकेट करके दीजिए. Up to the last level what we can do, even invoice wise. आप नहीं जानना चाहते इनवॉइस वाइज तक, आप छोड़ सकते, राइट? ये पहला था और तब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आई थी कि लायबिलिटी लिमिटेड है, बट स्टिल दीज आर द पार्ट ऑफ माय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसकी लायबिलिटी मेरी लिमिट नहीं हुई. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो दिखाया है वो तो मेरी लायबिलिटी है ही, राइट? नाउ आई अगेन कम बैक टू द P&L बैलेंस शीट. अब जब इसको हमने ब्रेक किया, यही 47 करोड़ की इनकम को, I got to know this is the taxable value of sale of scrap. Scrap is taxable. Coming, ये मेरा पहला हेड पहले हेड के साथ मैच कर गया. Up to the bill level. Second, सर गलती ये भी की होगी, आधे आप मानेंगे. I finalized an audit और स्टाफ को बोला इसका GST मैच होना है, परफॉर्मा में फिट कर दो. I have made परफॉर्मा for everything, even in the audits. They fit it in the Excel sheets. Then I reviewed the data. जब मैं करने लगी तो वो मुझे कहता है मैम टोटल आउटपुट तो सेम आ रहा है, टोटल इनपुट तो सेम आ रहा है, बट ये इंटर हेड्स क्यों गलत आ रहे हैं? देन आई गॉट टू नो पर्सन का नंबर हरियाणा का भी था, पंजाब का भी था. सारी हरियाणा की सेल बुक्स में इंटरस्टेट और पोर्टल पे इंट्रास्टेट. और वो कैसे पता लगेगा जब ये टैक्स के भी हेड्स साथ बने हैं. टोटल आउटपुट इनपुट क्लोजिंग बैलेंस मैचिंग. I have to hold the audit. Are you getting? And you know कि इंटर जो एक्सचेंज है वो ठीक नहीं होना. पुराना पे करो, कर हम जो रहे हैं वो जुगाड़ है, वो मैं बात नहीं करूँगी. Because clients are not ready to pay those hefty amounts which have been interchanged. उसकी पहले 3 महीने की सेल गलत थी. इंट्रास्टेट इंटरस्टेट मिक्स्ड, टोटली मिक्स्ड. एक भी बिल करेक्ट नहीं चढ़ा था क्योंकि सारी B2C थी, फर्क नहीं पड़ रहा. Are you getting? So अब हम आ गए रेंटल इनकम पे. इस वजह से उसको नंबर लेना पड़ा. He was having an income of 1 crore
20 लाख एज रेंटल इनकम, टैक्सेबल एसेसी। और वैसे भी लिकर की सेल, पेट्रोल की सेल ऐड होनी है। सर डॉक्टर की सेल, डॉक्टर की रिसीट्स ऐड होनी है अगर वो रेंट ले रहा है। I have one client, he is having buildings, he is getting the rentals, so that has to be added. Apart from this, इसके अलावा थर्ड हेड था, सर ये देखिए, थर्ड हेड में उसकी अदर इनकम थी 3,14,000 की। I have taken the bifurcation, कितनी पोस्ट ऑफिस का रेंट आ रहा है, कितनी ऐसी इनकम है which is not liable to GST, उसमें भी 3 महीने की कितनी है और 9 महीने की कितनी है, क्योंकि मुझे 3 महीने की इकट्ठी करके डालनी है ना। So I have broken this P&L income account 9 months taxable, 9 months exempted, 3 months की टोटल वैल्यू, उसमें मुझे exempted वो का जरूरत नहीं थी, मैंने टोटल कर दिया उस, एंड वैल्यू ऑफ 9 months ऐड करने के बाद जो मेरे P&L की रिसीट है वो टोटल। दिस इज हाउ आई टुक द कंट्रोल ऑफ देयर रेवेन्यू साइड। नाउ कमिंग टुवर्ड्स देयर एक्सपेंडिचर। सर अब तो फॉर्म ऐसे बनेगा 9C, आर यू गेटिंग? अब तो फिगर्स ही डालनी है। 9C इज वेरी इजी एज टू 9, वेरी वेरी इजी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। है 9C करना है, लायबिलिटी भी कुछ हद तक, नॉट अप टू ऑल एक्सटेंट, इज अ बिट लिमिटेड फॉर नो सप्लाई केसेस। सर इसमें अगर मुझे नो सप्लाई चेक करनी पड़ती ना तो मैं डायरेक्टर्स के अकाउंट्स लेती थक जाती, उनको क्या बेनिफिट्स जा रहे हैं, क्या पर्क्स जा रही है, कैसे हम उसको डील कर रहे हैं, नोटिस पीरियड की इनकम्स तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हेन द कंसर्न इज ह्यूज, राइट? नाउ नेक्स्ट इज द एक्सपेंसेस डिटेल। सर एडवोकेट एंड अदर फ्रेक्स मैंने सेपरेट नोट किए उनसे, इसकी डिटेल सेपरेट थी। दिस इज माय P&L इनपुट फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, उनके P&L का एक एक चीज उठा के विद यहाँ पे वो कहता मेरा कुछ फ्रेट परचेज में भी इंक्लूडेड है। सर चाहे परचेज को फ्रेट में इंक्लूड कर दिया, आरसीएम की लायबिलिटी तो मेरी है। अगर मैं क्लाइंट से रिकवर भी कर लेती हूँ, मेरे P&L में अमाउंट 0 होगा, बट आरसीएम की लायबिलिटी मेरी है। This was done in one of the rice shellers, a very big, having a turnover of around 300 CR. What they have done कि जितना आरसीएम था ना वो रिकवर कर लेते थे, उसके ऊपर फ्रेट के ऊपर आरसीएम पे ही नहीं। 59 lakhs was the taxable amount for the RCM to be payable at the rate of 5%. Are you getting? Right? And they said नहीं ये तो हमने थोड़ी पे करना था, हमने तो रिकवर कर लिया, मेरे तो P&L में खर्चा ही नहीं है। Then I showed him the person who is paying to GTA is liable to pay RCM, although it is secondary recovery. Are you getting? जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना वो जल्दी, हाँ जी सर उन्होंने पे किया, I told you। पे करके फिर वो इनपुट का सर वो तो डिपेंड करता ना मार्च से पहले है कि मार्च से बाद। अच्छा Are you getting? अब नहीं मिलना। So जो आरसीएम करवा रहे हो तो उसका इनपुट लॉस्ट है, बट आप छोड़ नहीं सकते, आपने साइन करनी है बैलेंस शीट। सर आजकल तो इनकम टैक्स में स्क्रूटनी में भी सीए पे पेनल्टी लग जाती है। सर मेरे वाले क्लाइंट का टाइम पीरियड था, उनका इंटरनल ऑडिट था मेरे पास। चलिए सर खर्चों का नॉट एप्लीकेबल बीइंग सैलरी, अगर जिस पे नहीं भी है ना, इवन देन वी हैव चेक्ड इट मेंशन इसमें इंक्लूडेड नहीं। आर यू गेटिंग? एंड सर ये देखिए P&L बैलेंस शीट बाइफिकेशन, एक्सपेंसेस आपको वहां नेट दिख रहे थे, टोटल दिख रहे थे, बट यहाँ पे एक एक एक्सपेंस, ये मैंने रेड मार्क की, उन्होंने मुझे कहा स्टाफ वेलफेयर का खर्चा है मैम मेरा, यहीं पे चाय थी जिसका 5,000 पर डे से ऊपर है, नॉर्मली होता है, उसमें इन्हें रेंट भी पे कर दिया था अनरजिस्टर्ड पर्सन को। सो दीज वर द पॉइंट्स व्हिच आई मार्क्ड रेड टू आस्क हिम कि इसका मुझे कंप्लीट लेजर दो, सो दैट आई कैन चेक कि कहां आपने गलती की है। ये सारे वही रेड पॉइंट्स मार्क्ड हैं
सेल ऑफ मशीनरी को कंसिडर किया है या नहीं किया है, ये हमने डील कर लिया. स्टाफ वेलफेयर, देन दिस जर्नल चार्जेस में क्या क्या है, गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस, आई माइसेल्फ हैव टू चेक सर्टेन प्रोविजंस, इस पे जीएसटी लगना था कि नहीं लगना. पूजा एक्सपेंसेस, एग्जाम पे कमीशन ऑन सेल ऑफ पीएमएल, जो पीएमएल की कमीशन, ये वो खर्चे थे. फ्रेट, देन आई मेड द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस सेपरेट व्हिच वर कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज. ये मैंने रिवर्स चार्ज के खर्चे अलग कर दिए एक्सेल में. ये रिवर्स चार्ज के खर्चे थे, इसको वहां पीएनएल से लिंक किया, इसके ऊपर इतना आरसीएम बनता था, उनकी रिटर्नों में आरसीएम कितना गया, वो मेरी कौन सी शीट बताएगी, वो जो मैंने आरसीएम वाली बनाई. फर्स्ट एनुअल थी ना, साल की थी इकट्ठी. तो साल की इकट्ठी थी. शीट नहीं दे सकती सर, माय क्लाइंट्स डाटा इज इन इट, और कहीं कहीं बच्चों ने नाम भी छोड़ दिया उसका. अगर फिगर्स हटा दूंगी तो करोगे क्या. आई विल सेंड यू द परफॉर्मा व्हिच इज मेड बाय मी, बिकॉज वो तो मेरे सारे क्लाइंट्स में है. बट दिस रिवर्स चार्ज को क्या लेके करेंगे हम, ये जीएसटी 9 वर्किंग वी कैन सी बुक्स रिको, ये तो आपने हर क्लाइंट की सेपरेट होगी, ये तो मैंने उसकी 3 इनकम्स थी, तीनों को ब्रेक किया. मैं परफॉर्मा देती हूँ. सेल्स का एचएसएन मेरे टाइम पे एप्लीकेबल था. ये अच्छा जी, इसको करते हुए भी मुझे गलती मिली. जब वो सेल्स का एचएसएन बना रहा था ना, उसके एचएसएन की सेल, मैंने बोला ये सेल भी वही होनी चाहिए जो मेरे पीएनएल में आ रही. उसको पता लगा कि उसने जीएसटीआर 1 में गलत भेजी हुई. आर यू गेटिंग? पर तब उसका 2 करोड़ से ऊपर था, उसकी तो परचेज भी रिक्वायर्ड थी. अब खैर आप इन दोनों पॉइंट्स को स्किप कर सकते हो. सर वन मोर थिंग, आई टोल्ड यू कैपिटल एसेट्स, दिस इज हाउ आई गॉट टू नो कि उसने कैपिटल एसेट्स भेजा. आई टुक हिज डेप्रिसिएशन चार्ट एंड सेल अमाउंट शोन हियर, एडिशंस, डिडक्शंस, टोटल अमाउंट, डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी. ये मैंने उससे डिडक्शंस पूछी, ये और ये डिडक्शंस क्या है. Then I got to know he has sold some asset also and he was required to pay GST on it. So every part of your balance sheet and P&L account is equally important to make nice. Are you getting? I am telling you the areas from where the relevant provision can be picked. This is his fixed asset chart. On disposals, this shows sales. Input credit, sir, this was the sheet. I said him to bring all those expenses. Sir, जो क्रेडिट नहीं लिया मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर जो लिया है ना वो मुझे फर्क पड़ता है. करेक्ट. I said जिस इनवॉइस का इनपुट लिया वो सारे एक्सपोर्ट करके लाओ. एंड हियर आई चेक कि क्या ये नेचर ऑफ इनवॉइस ठीक था जिसका क्रेडिट लिया गया. पता चल जाता खाने पीने का. Exactly. Are you getting? So these are the working sheets. ये सारा और ये उसके P&L से I marked red into it. This was not eligible. This was not eligible. And some I marked in to be checked. किस nature का खर्चा. This is the RCM sheet as I have already shown you. And this is what? This is again the reconciliation. Are you getting? खर्चों की 3 महीने और 9 महीने में, क्योंकि मुझे आरसीएम अलग करना था 13 अक्टूबर तक का, और उसके बाद 13 अक्टूबर तक की आपको आरसीएम की चेकिंग करनी थी, अनरजिस्टर्ड की उसके बाद तो करनी नहीं. और ये डिवाइड भी खर्चे उसी के अकॉर्डिंग कराए. आई होप सो वी आर क्लियर अबाउट द बेसिक डाटा. शुड वी स्टार्ट विद 9C? चलिए सर, 9C बहुत जल्दी हो जाएगा. सब मैं दे दूँ. सर हम इसी से चलेंगे. ये जो हमने वर्किंग बनाई है, आप देखना इसी से आपका पूरा 9C बन जाएगा. Here is the 9C. सर पार्ट्स कितने हैं ये आप लोग पढ़ लोगे, है
है ना, ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। दिखाई नहीं रहा हमें लाइन सी। लो सर देखो, शुरू हुआ ना काम। सर 9C के दो पार्ट्स है मेजर, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी में आपकी सर्टिफिकेशन, ठीक है। सर्टिफिकेशन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। आप ही उसका इनकम टैक्स का ऑडिट करते हो और आप ही उसका इनकम टैक्स का ऑडिट नहीं करते, सिर्फ जीएसटी का ऑडिट करते हो। पार्ट ए में आपका सारी रिकंसिलेशन है, बेसिक डिटेल। सबसे पहले क्या मिलवाएगा सर? टर्नओवर, टोटल मैच करती है, कुछ सोचो। फिर क्या मिलवाएगा? टैक्सेबल मैच करती है, उसको एग्जाम से तो मतलब नहीं है, टोटल में एग्जाम और टैक्सेबल दोनों आ। क्या मिलवाएगा? एग्जाम मैच करती है। थर्ड क्या मिलवाएगा? टैक्स ठीक भरे हैं, रेट ठीक लगाया है कि नहीं? सर मल्टीपल रेट चेंजेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18, सो मेक श्योर द रेट बाइफिकेशन आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो करेक्ट। गेटिंग इट? Reconciliation of tax that I specifically mentioned rate wise. Part ITC मिलवाना, बस that is the simple form. Get the basic idea, you will get how to fill the form. Workings are already ready with us, the batter is ready and we have to cook the food now. Right? Problem कब आती है? When we are not able to get the basic data. Now, coming towards it, additional sir interest की liability जरूर याद रखिएगा। मेजर क्लाइंट्स में निकलेगी, इनमें भी निकलेगी। इंटरेस्ट नहीं भरे हुए पार्टी से, आप पार्टी नहीं भरना चाहती, आप लायबिलिटी क्रिएट करके भेज दीजिए। अगर आप अपने आप को सेफगार्ड करना चाहते हैं, नहीं भरना क्लाइंट का हेड नोटिस आएगा। अगर आप टेबल छोड़ोगे तो नोटिस आएगा। राइट? दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ 9। सर ऐसा दिखता है 9, डाउनलोड होगा सिंपल पोर्टल पे जाके। सर मैंने बड़ी कोशिश की, वो 20 मिनट्स डाउनलोडिंग टाइम देता है कि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल होके आए, वो 20 मिनट उसके 2 दिन नहीं खत्म हुए। तो अल्टीमेटली मैंने सोचा मैं ब्लैंक ही उतार लूँ, 2-4 जो लाइनें भरनी है खुद ही भर लूँ। कई बार आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आता। सो दिस वॉज द ब्लैंक फॉर्म विच आई टुक। दिस इज पार्ट ए, बिल्कुल बेसिक फाइनेंशियल ईयर। ये डाटा आपको पता है कहाँ से कहाँ था? जुलाई। पहले टर्नओवर पूरी उठवाएगा 3 महीने की माइनस के बाद, बट 2 करोड़ कहाँ से देखना है? जुलाई से। एंड जीएसटी के अकॉर्डिंग। सर मेरे एक क्लाइंट है जिसका अमृतसर और सूरत है, या आपका कोई हो सकता है जलंधर या बॉम्बे है, तो उसने आपस में माल सप्लाई किया हो सकता है, तो वो टर्नओवर ऐड करके चलना 2 करोड़ हो सकता है। ऑडिट में 2 करोड़ से कम हो, बट उसमें ज्यादा हो। नाउ इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर एनी अदर एक्ट? कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स यू हैव टू मेंशन। मेरा क्लाइंट दोनों में कवर्ड था, कंपनीज एक्ट आल्सो एंड इनकम टैक्स। कैन देयर बी एनी केस वेयर द क्लाइंट इज अबव 2 crores एंड नॉट लिव्ड एनीवेयर? इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स। अभी मैंने एग्जांपल above 2 crores but not covered anywhere. क्यों? जीएसटी में टर्नओवर है ना, उसमें है ही। Is it clear? चलिए now this is the first table number 5, ये पढ़ लीजिए। What is it? Optional 9C simplified। सर बहुत वर्किंग केस, खासकर कॉन्ट्रैक्टर्स के केस, अनबिल्ड रेवेन्यू निकालने के केस में आपकी सर्टिफिकेशन भी ऑप्शनल। इट इज ऑप्शनल। ये कल की नोटिफिकेशन मैंने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया। सर देखिए, हाँ जी कह रहे फीस की बात में पार्टी लगे ऑप्शनल है फीस। सर ये तो डिपेंड करता है, इस पार्टी से तो मैंने अच्छा चार्ज किया है। लग रहा है। हाँ। Sir, it depends upon you. You are charging 25, 30, whatever. Sir, just for filing one form. Sir, उसका काम कितने का है? 1 करोड़ 20 लाख का रेंटल है सिर्फ। सर सारी एग्जाम 1 करोड़ 20 लाख की टैक्स है। चलिए
50 लाख लीजिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। फॉर Sir, I cannot comment upon the fees. You can refer to the circular given by ICI for the minimum fee recommendation. चलिए, now, sir यही फिगर थी 47 करोड़ 64 lakhs, याद हो गई होगी अब तो। मैंने यहाँ पे डाल दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठा के। अब सर याद करिए मेरी वर्किंग 3 months और oh shit, I cannot go there now. चलो ऐसे जाओ, वो फिर ट्रांजिशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है मैम, रहने दो। ये देखिए सर, ये आपकी फिगर थी टोटल वैल्यू ऑफ 3 months 10 crore 74 lakhs, right? Same figure we have put in there. सर अब आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड मैं यहाँ पे आपको बता दूं, काइंडली लिसन टू इट। सर ये सारी ऑप्शनल कर दी है। पहले आपको इसमें से एडवांसेस अलग करने थे, ऐड करने थे जो क्लोजिंग में है, माइनस करने थे, बट सर आपकी वो एडजस्टमेंट्स अभी भी हो सकती। ये मुझे ऐसा लगता है 9 इजी हुई है ऑप्शनल करके, 9C इजी नहीं हुई ऑप्शनल करके। आप अपने लिए तो बाइफिकेशन बनाओगे, टर्नओवर में फर्क क्यों है? वहां नहीं, वरना इज अ सेपरेट थिंग। ऑथेंटिकेशन नहीं होनी है, लायबिलिटी लिमिट हुई है। बट खुद सोचिए, मेरा 47 करोड़ वहां आ रहा है और में कुछ और टर्नओवर आ रहा है, क्या मैं उसको तोड़ूंगी नहीं? क्या उसने एडवांसेस ऐड किए हैं कि नहीं किए? चेकिंग तो करूंगी। एडवांसेस पे टैक्स में हुआ, एडवांसेस पे टैक्स कब तक था सर? 13 अक्टूबर तक और गुड्स 13 एंड 15 नवंबर। 13 अक्टूबर वो डेट, वो टर्नओवर बेसिस पे था ना, 15 नवंबर के बाद गुड्स पे हट गया, सर्विसेज पे आज तक। सर्विसेज पे तो आज भी है। एग्जैक्टली सर, सर्विसेज पे आज। सो इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। आपको ये कॉलम ऑप्शनल किए हैं, बट आपको चेकिंग करना पड़ेगा एडवांसेस की वजह से। अभी सारे क्वेरी पूछ रहे थे क्रेडिट नोट्स की, कमर्शियल क्रेडिट नोट्स बुक्स में एडजस्ट हुए होंगे, जीएसटी में उनका एडजस्टमेंट नहीं होना। अपनी वर्किंग के लिए तो देखोगे ना, जीएसटी और इनकम टैक्स में टर्नओवर में डिफरेंस क्यों है? नहीं सर, वो मैंने ना 5O कॉलम देखे, उसको ऑप्शनल नहीं किया। कहता एनी अदर में डालो और मिला दो, बट सर अपने लिए वर्किंग जरूर रखिए। एडवांसेस की वजह से डिफरेंस है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट की वजह से डिफरेंस है। सर कई ऐसी पार्टीज है जिन्होंने बैड डेट से एडजस्ट किए हुए, विच इज नॉट एडजस्टेड, राइट? सो क्रेडिट नोट्स की वजह से, प्राइस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से, क्योंकि सीबीएसई का रेट अलग है और AS 11 का रेट अलग है, उनमें डिफरेंसेस की वजह से आपकी टर्नओवर डिफर होगी। सो अब आपके पास ये ऑप्शनल है सर, दैट इज व्हाट आई सेड, CBC मींस कस्टम रेट्स, राइट, एंड AS 11। चलिए डीम्ड, सर ये पॉइंट से रिलीव हुए, डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 आपको यहाँ ऐड बैक करनी थी अपने उसके ऊपर, कि मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने इतने की चीज एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया और उसके ऊपर जीएसटी पे नहीं किया। होनी तो अभी भी है, बट सब्जेक्ट टू 3rd July नोटिफिकेशन, दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आई एम नॉट लाइबल फॉर दैट। अगर उसने दिखाई ही नहीं है, नो कंसिडरेशन, मैं बाहर आ गया। एग्जैक्टली सर, पहले वो कहते थे ढूंढो, पहले वो कहते थे ढूंढो 3 जुलाई को एग्जाम। एग्जैक्टली, चलिए नेक्स्ट। अब सर इसका 3 महीने का ये था, और ये किससे मैचिंग करा रहा है? GSTR 9 से। तो नीचे उसने कहा आपकी GSTR 9 की टर्नओवर भी इतनी थी, इसलिए आपका डिफरेंस 0 है। सर मेरे पे ब्रांड का फर्क था, यहाँ नहीं आया। एग्जैक्टली, मैंने 9 में करेक्ट करा दिया था, मैंने उसी पे उसकी लायबिलिटी टेबल 4 में बढ़वा दी थी, टैक्स टेबल बढ़वा दिया था, DRC 03 पे करा दिया था, इसलिए मेरा डिफरेंस 0 है। मतलब वो आपने ये शो कर दिया कि उसने अपने आप ठीक कर दिया। सर 9 ठीक कर दीजिए, 9C और ठीक हो जाएगी, फर्क ही नहीं रहेंगे, घर तो दोनों में ही रही हूँ। सर आप ऑडिट का फायदा गिनवाना चाहते हैं, वहां मत कराइए, यहाँ करा दीजिएगा। रन 9 and 9C पैरेलल, टेक द
9C में कराना चाहिए। MOC सर आप देख लीजिए 9 और 9C आपने कहा है, इट इज योर। आप नंबर बनाना चाहते हो तो 9C में करा लीजिए। सर वी कैन इग्नोर दैट। हाँ जी सर, एक सेकेंड। अब मेरे यहाँ भी ₹1 का डिफरेंस था, वो मैं डाल सकती हूँ, नीचे पूछता है। सर ये वैलिडेशन है, साथ साथ वैलिडेट शीट एरर दे देते हैं अगर आपको कोई कॉलम गलत है। दैट इज आई हैव शोन इट, शीट वैलिडेशन एरर, और अपलोडिंग के टाइम पे कोई कॉटन वैलिडेशन एरर आ रहा है, राइट। दिस इज सर रीजन फॉर अनकंसाइल्ड डिफरेंस। डाल दीजिए राउंड ऑफ का, अभी मैंने डाला हुआ है आगे, आई विल कम टू दैट आल्सो। आई विल शो यू द शीट विद ऑल द पॉइंट्स। सर नेक्स्ट क्या था, टैक्सेबल टर्नओवर मिलवाना, राइट। कहता इतनी आपने निकाली थी ना टोटल टर्नओवर एज पर जीएसटी, अभी पिछले टेबल में इतनी मेरी एग्जाम थी, माइनस हो गई 4,87 मेरी टैक्सेबल। स्क्रैप, मिसलेनियस इनकम्स, रेंटल इनकम्स वो डाल के हमारी शीट से मैच कर दी। क्लियर? नाउ दिस इज इस टर्नओवर का डिफरेंस भी 1 कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि मैंने ब्रांड के ऊपर टैक्स वहीं पे करा दिया। रीजन बता दीजिएगा कोई है, दिस हेयर रेट वाइज, ये ऑप्शनल नहीं हुआ, राइट। सर रेट वाइज पूछ रहे हैं, आरसीएम में क्यों, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज। उसी टैक्सेबल वैल्यू को 4,84 लाख को तोड़ दिया रेट वाइज, मेरी रेट पे भी ऑथेंटिसिटी है। कैशू का रेट चेंज हुआ था, टेक्सटाइल का रेट्स चेंज हुए थे, स्पोर्ट्स गुड्स के रेट्स चेंज हुए थे, मल्टीपल टाइम्स। यू हैव टू चेक एज पर द रेट, क्लाइंट के स्पेसिफिक इंडस्ट्री रेट्स निकाल दीजिए। इसमें भी कुछ सेल्स टर्नओवर पीरियड वाइज नहीं पूछता, इस पीरियड में इतनी रेट है, इस पीरियड में इतना रेट, वो नहीं पूछता, वो आपने अपनी कैलकुलेशन। सर ये मेरा टैक्स है, और देखिए मैंने यहाँ उससे इंटरेस्ट भरवाया। सर इफ यू कैन सी इंटरेस्ट की लायबिलिटी मैंने ऐड कराई है 16,000 दोनों में, और जो उसने लेट फी वगैरह भरी है। अभी भी क्या हुआ था, 1830 रुपए का इंटरेस्ट कम भरा गया था। मैंने वैसे DRC 039 के साथ ही करवा दिया था, बट जब मैंने कैलकुलेशन की वो 1-2 दिन भरने में लेट हो गया। 1830 इंटू डबल 3600 का इंटरेस्ट और बन गया उसका, वो मैंने लायबिलिटी यहाँ क्रिएट करा दी। 1830 राइट। एंड बट ये पे उसका मुझे पता लग गया था, डिले हो गया, तो मैं 9 फाइल कर चुकी थी, उसके बाद DRC 03 भरना था ना, इसमें एडिशनल लायबिलिटी आ गई। मैंने यहाँ कमेंट दे दिया, अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इज एन इंटरेस्ट दैट हैज बीन पेड थ्रू DRC 03। ये हमने पे करवा दिया। आपका क्लाइंट नहीं पे करता, यहाँ लिख लीजिए, गिव द क्वालिफिकेशन, he will get the notice, right? Now reconciliation of tax rate, additional amount आप जो कहते हो उसका पे करना बनता है। रेट उससे वहां पे क्या था, रेट्स क्या लगाए हैं आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, आप डिफरेंस निकाल दीजिए, इतना पेबल है। सर लास्ट ITC पे आ गया, आउटपुट खत्म, टैक्स खत्म, उसका टैक्स खत्म, रेट वाइज बाइफिकेशन खत्म। नाउ वी आर ऑन ITC पार्ट। ITC अवेयर उसने 37 लाख का लिया था। सर B और C ऑप्शनल कर दिया, सच में B और C बड़े गंदे फेस। पिछले साल का कितना इस साल में लिया, इस साल का कितना अगले साल में जाता, पहले साल तो फेस कर लेते, अगले साल क्या करते। सो दे हैव मेड दिस ऑप्शनल। B और C है सीधा, आपने कितना ITC लिया, ये मेरा वो याद है 3695 इंटू 2, वो उसने अगले साल बुक किया था 7390, ये आ गया जी वो। मैंने सर यहाँ पे पता है क्या पूछता है, मार्च 18 तक की रिटर्न जो अप्रैल 18 तक गई है, बस वो ITC लेना, कारण वो 9 के 7J से मिलवाता है। 7 टेबल पार्ट 4 में है, पार्ट 3 में है या पार्ट 4 में है, जो पार्ट 4 में, तो वो जो अप्रैल से मार्च का था वो पार्ट 5 था, वो 7J से ये फिगर। सर ये 7J से, इसका मतलब जो ITC की एडजस्टमेंट मैंने
क्योंकि मैंने उसको मार्च 18 के, क्योंकि ये जो मिलवा रहा है ना ITC 9 ये 7J कॉलम से उठवाता है, विच आई फाउंड इट एब्सर्ड। वे तो पूरे टैक्स से उठवाओ ना, जो मैंने 17-18 का अगले 6 महीनों में ले लिया, मार्च 19 तक सारा ऐड कराओ, फिर मेरी बुक से रिकनसाइल कराओ। बट वो ये गलत, यहाँ पे वो 7J से मिला था स्पेसिफिकली चेक करने के लिए कि आपने कितने क्रेडिट अगले साल में लिए। सर BC, हाँ अब कर दिया सर, आएगा ही नहीं सर। वो ना कंपेयर कराता है ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीचे डिफरेंस निकलवाता है E और D का। मैंने भी कल ये पॉइंट आपसे पूछ रहे ना, आई चेक, क्योंकि वहां उसने ऑप्शन दे दी थी O में जाके सारा डाल दो, यहाँ नहीं दी। मैंने सोचा डिफरेंस आएगा, देन आई चेक्ड कि वो जो अनरिकंसाइल्ड निकालता है ना, वो टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्च 18 तक की होंगी। वो डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सर ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आएगा तो आप उसका रीजन दे देना कि मैंने अगले साल में लिया नीचे। एग्जैक्ट सर, दैट इज व्हाई आई सेड यू 9C के जो फील्ड ऑप्शनल किए हैं ना, वो देख भरने के लिए ऑप्शन दिया, कैलकुलेशन तो मुझे करनी ही पड़ेगी, मैं कैसे ऑथेंटिकेट कर दूंगी। सो आई फाउंड 9C सिंप्लीफाइड जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द डिटेल्स, राइट। नेक्स्ट सर, ये वही आ गया, वेरी गुड, दिस टेबल हैज बीन मेड ऑप्शनल, हेडेक थी। आप मानोगे वो मैंने खर्चों का चार्ट बनाया था ना, किस किस खर्चे का क्रेडिट लिया उसने, टोटल सारे साल, उसमें मैंने फिल्टर लगा के टोटलिंग की, कन्वेंस के हेड में कितना है, इस हेड में कितना है, इस हेड में कितना है। अब ये टेबल ऑप्शनल है, और सर पहले भी जो व्यू था ना, इसमें सारे खर्चे देने, सारे ने बहुत क्लियर कट नोटिफिकेशन थी कि सिर्फ जिनकी क्रेडिट्स लिए वही देते, अब ये ऑप्शनल ही कर दिया, देना ही। किससे सर? सर ये तो खर्चों का देना है, डाला है नहीं, जो आप कह रहे हो ना रिकंसिलिएशन ITC डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न में ITC क्लेम में, सर ये मैं चेक करती हूँ, ये वो कॉलम 7 से उठा रहा है कि कहाँ से उठा रहा है, आई एम चेक। सर टेबल ऑप्शनल हो, टेबल ऑप्शनल हो गया, पर मैं चेक कर देते हैं। हाँ श्योर, चलिए सर, मेरे में 78,000 का अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस था, आई हैव मेंशन्ड। पार्टी ने ITC बताया था ना मैंने, सर जस्ट 2 मिनट्स प्लीज बेयर विद मी। मैंने बताया था उसने एक इनपुट क्रेडिट गलत ले लिया, नहीं मिलना था 78,000 का बोरोइंग कॉस्ट का डिवाइड करके, वो आई हैव शोन दिस लायबिलिटी, वो डिफरेंस आ रहा था मेरा पिछले टेबल में। अब वो ऑप्शन, बट वो कैलकुलेशन तो आपको आज भी करनी है, लायबिलिटी तो क्रिएट करनी है, मैंने भरवा भी दिया। द अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस ऑफ 78,000 वाज इनएलिजिबल ITC टेकन, द सेड अमाउंट इज पेड टू DRC 03 along with interest. Are you getting? सर इस केस में मैंने 42-43 रूल भी लगा दिया। सर राइस शेलर का ऑडिट आया था मेरे पास, आपको पता है उनकी एग्जाम सप्लाई, ड्राइंग ऑफ पैडी करनी थी एंड माल सप्लाई करना था। जब तक पैडी ड्राई होती है वो एग्जाम होती है, जैसे ही वो राइस की फॉर्म ले लेती है उसकी सारी चीज़ें टैक्सेबल हो जाती है, मिलिंग उसका जो भी होगा। उसने पूरे साल में 42-43 लगाया ही नहीं। सर ये ब्रांच से पूछिए, वो सेमिनार ऑर्गेनाइजर। सर एग्जाम की रेशो में खर्चों को डिवाइड, एंड सर कैपिटल गुड्स का भी करना था, कैपिटल गुड्स का भी करना था। सो मेक श्योर योर क्लाइंट हैज प्रॉपर्ली अप्लाइड रूल 42-43, राइट। चलिए सर इनपुट भी मिल गया, ये डिफरेंस मुझसे भरवा भी दिया, वही 78,000 का 29,000 सर 70,000 के ऊपर 30,000 ब्याज बन चुका था। सो अभी जो मुझे सर पूछ रहे थे कि 12 लाख का कैश लेजर में पड़ा रह गया, कभी एडजस्ट नहीं किया। सर कैश लेजर में पड़ा पैसा किसी काम का नहीं, उससे अच्छा बैंक में एफडी करा देते, ब्याज तो मिलता। तो उसकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी एक्रूड होगी। इज इट क्लियर?
नाउ ऑडिटर्स रिकमेंडेशन आपने करनी है, रेट चेंज करने हैं, क्या करना है, व्हाटएवर। एंड लास्ट आपने अपनी डिटेल्स दे दीजिएगा। एंड देन कम्स द पार्ट बी सर्टिफिकेशन। इसमें सर 2 चेंजेस आए हैं। पहले कैश फ्लो की ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी थी, इसका मतलब मैं हर क्लाइंट की कैश फ्लो भी ऑथेंटिकेट करनी थी। अब उन्होंने कैश फ्लो लिख दिया इफ अवेलेबल एज पर कंपनीज एक्ट। और सेकेंड ट्रू एंड करेक्ट व्यू था, उसको इनकम टैक्स से ट्रू एंड फेयर कर दिया, लायबिलिटी लिमिट कर दिया। ये सर्टिफिकेशन लास्ट में हमने कर दी कि हाँ जी हम भी इसका ये ऑडिट करते हैं, और अगर इनकम टैक्स का ऑडिट कोई और करता है उसकी डिटेल दे दी। एंड दिस इज द साइट्स जिनका JSON अपलोड नहीं होता। अपने कंप्यूटर में ये रेलेवेंट चेंज कर दीजिएगा, आपका डिजिटल सिग्नेचर लग के EM साइनर यूटिलिटी चल पड़ेगी और सर JSON बन जाती है, वो अपलोड नहीं करती। वो लिखा आता है एरर फेल्ड, इनिशियलाइजेशन फेल्ड, और वो कितने 2 दिन अपलोड ही नहीं हुई बनने के बाद। सर मैंने लिखा है सर स्टॉक रजिस्टर नॉट मेंटेन डायरेक्टली इम्प्लाइज अ पेनल्टी ऑफ 25,000 इमीडिएट। अब इस केस में मुझे दिक्कत थी, मुझे स्टिल डाउट लगता था कि पार्टी के RCM का क्या, कहीं मुझसे कुछ छूट ना गया हो। सो आई हैव गिवन दिस क्वालिफिकेशन हियर। ये आपको विजिबल नहीं है, मैंने इस क्वालिफिकेशन में लिखा है कि मैंने अपनी तरफ से RCM के पूरे प्रोविजंस चेक किए हैं, बट स्टिल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा एंड द सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट, इनका डाटा ना नॉर्मल विजिटेली में नहीं होता, ERPs में होता है। So due to their constraint, I could not verify each and every item of the RCM, जो वो 5,000 वाला था 94 का। So this is the qualification। आप यहाँ सारी अपनी qualifications mention कर सकते हैं। इनमें तो stock tally maintain थी, but stock tally ना maintain होना is a very negative feature nowadays। अब नहीं जाएगी। सर ये आपकी वो साइड आ गई, and with this I end up the topic of। हाँ जी सर बोलिए। सर I am here to take all the queries। 180 days का कॉन्सेप्ट सर पिछले साल ना 17-18 का जब मैंने ऑडिट किया था, मैंने सब में लगवाया, सब में, और ITC डेफर्ड करके बैलेंस शीट में खड़ा भी करा दिया, क्योंकि बुक्स में तो ITC आ ही रहा है ना, वो उसको ITC डेफर्ड करके करंट एसेट्स में खड़ा भी करा दिया, क्वार्टर पे रिवर्स भी करा दिया ITC। बट इस साल पे जो पार्टी एग्री होती है उससे MRL साइन करा लीजिए, आपका इतना बनता है। वो नहीं एग्री होती तो उनकी लायबिलिटी। अब ये आपकी कॉल है, आपने उसको यहाँ कैसे टिकअप करना। हाँ जी सर बिल्कुल, एक टैक्स का प्रोविजन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बेस्ड है। मैं 180 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करी सर। जिसकी सेल 2 करोड़ से ऊपर थी उसमें मैंने 180 डेज का कॉन्सेप्ट लगवाया, कारण मुझे पता था 9 में सर, अदरवाइज दी फॉर्मेट में आप सबसे रिक्वायर्ड, MSME में रिक्वायर्ड। सर टैक्स ऑडिट, अगर आपने टैक्स ऑडिट किया है ना फिर तो आपकी लायबिलिटी और ज्यादा है, फिर लिमिट नहीं है, फिर और ज्यादा है, क्योंकि आपको पता था बुक्स में 180 दिन से ऊपर क्रेडिट है, फिर भी आपने प्रोविजन लॉ का नहीं लगवाया, सेक्शन 16 को कंप्लाई नहीं कराया। सर जिन लोगों ने DRC 03 क्रेडिट में पे किया है उन्होंने ऑप्शन गलत सिलेक्ट करके किया 73.5, एनुअल रिटर्न करके करो, कभी करने ही नहीं देगा कैश में। हाँ क्रेडिट में दे, कैश में। Yes sir, non-branded rice are not mixed। सर UDN आप जनरेट करके कहीं भी ऑडिटर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल, 100% एप्लीकेबल ऑन GST। Client has a control of 6 crore, 6 crore per month. You say input credit, जो है वो छूट गई या वो रेसन प्राइसिंग नहीं, that is input credit of around
आईटीसी छोड़ा था ना, ITC was already there. वो टोटल टेबल पे टैक्स लगा रहा है। सर बता दूं, वो 1.5 लाख रुपए का ब्याज का। सर मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ। मैंने रिफंड के केस, वो डिपार्टमेंट का व्यू ये है ग्रॉस लायबिलिटी में लगना है विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी, आपने डाला नहीं इसलिए, तो उसके ऊपर केस लॉ फेवर में आ चुका है और 1 फरवरी 2019 में लॉ अमेंड कर दिया। तो आप उनको इंटेंशन लॉ की क्लियर कर सकते हो 1 फरवरी 2019 से सेक्शन 50 है। आप देखिए ना, जब ITC आप रिवर्स करते हो, जब ITC जब आप ITC ऑलरेडी लाइन है, बट अंडर द 19 सर एक्चुअली सेक्शन 50 की लैंग्वेज में एबिलिटी थी, बनता वो क्रॉस पे था, बट एसएससी के रिप्रेजेंटेशन से कि ये इनजस्टिस है, केस जीत चुके हैं, और सेकेंडली 1 फरवरी 2019 से लॉ अमेंड हो गया। So you can get both the things. Any other queries, sir? So I hope so 9C is not tough now. We can start. So we can do it further. Thank you so much for the patience listening. आपको सच में In a practical session. I would now request from our members Ritika, Gavin Kalra and Kritika Dua to please come and present a memento to Aanchal ma'am. Piyush Bansal to come and give a brief vote of thanks. Thank you, Gurleen, and very specifically saying brief vote of thanks. Though the session was very good and vast knowledge she is having, she has depicted it. But to be very brief, I would like to convey my sincere thanks on behalf of Jalandhar branch to Madam Aanchal. Thank you very much. Time and again we used to disturb you. आज शेर नहीं सुनाना, ब्रीफ क्या है ना?